हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हाथी गुफा अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये ही वो गुफा और वो अभिलेख है, जिसको हम लोग हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे प्राय एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आगे भी अभिलेख से संबंधित कुछ वीडियो डाला गया है, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं हाथी गुफा अभिलेख। देखिए ये जो आपको गुफा दिख रहा है, यही है हाथी गुफा और ये है इस गुफा में उत्कीर्ण ये अभिलेख, ठीक है? इसी को हम लोग हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरि की पहाड़ी, जिसको खंडगिरी की पहाड़ी भी बोला जाता है, वहाँ पर ये हाथी गुफा अभिलेख स्थित है। इसमें भाषा यदि देखें तो वो प्राकृत भाषा है। लिपि, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और 17 पंक्तियों से युक्त है। मतलब इसमें जो इस तरह पंक्ति दिया गया है, टोटल ये 17 पंक्तियाँ इसमें उत्कीर्ण है। ये किस शासक से संबंधित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये खारवेल राजा से संबंधित है, जो कि चेदी वंश से संबंधित था। इस अभिलेख को बोला ही जाता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है? अब चेदी वंश से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। तो महामेघवाहन इसके संस्थापक थे। इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इनके बाद बक्रदेव आए और फिर के बाद खारवेल, जो कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। समय का बात करें तो लिपि शास्त्र के अनुसार इसे ईसा पूर्व पहली शताब्दी का माना जाता है, ठीक है? परंतु खारवेल का जो शासनकाल है वो 44 ईसा पूर्व, इतिहासकारों के अनुसार इसे बोला जाता है कि ये 44 ईसा पूर्व है। एक्चुअली में इस अभिलेख में कोई विशेष माने एक सटीक जो है डेट मेंशन नहीं किया गया है, परंतु इतिहासकारों ने अन्य तथ्यों के आधार पर ये इन 2 डेटों को बोलते हैं। ठीक है। अब हाथी गुफा अभिलेख से हमें क्या-क्या जानकारी मिलता है? तो सबसे पहले बात है कि ये प्रशस्ति के रूप में है। प्रशस्ति आप लोग को आगे भी वीडियो में हम बताए हैं कि प्रशस्ति अभिलेख किसे बोला जाता है? ऐसा अभिलेख जिसमें राजा के गुणों का या उनकी विशेषताओं का जो बखान किया जाता है, उसी के बारे में लिखा जाता है, उसी को प्रशस्ति अभिलेख बोला जाता है। ठीक है? तो ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसमें मुख्यतः खारवेल के जितने भी उपलब्धि था, उनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कार्य था, उन्हीं सब के बारे में लिखा गया है। इसीलिए इसे प्रशस्ति अभिलेख के रूप में इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है? पहला हो गया ये प्रशस्ति के रूप में है। उसके बाद देखते हैं कि खारवेल के जीवन तथा उपलब्धियों का विवरण इस अभिलेख में हम लोग को मिलता है। खास करके खारवेल के प्रारंभिक जीवन और जब वे राजा बने, उसके बाद 13 वर्षों का शासन क्रम और इतिहास इस अभिलेख से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है? तो अभिलेख का जो शुरुआत होता है, अभिलेख का शुरुआत होता है अरहंतों को नमस्कार। ये अरहंतों जो है, ये जैन भिक्षुओं के लिए प्रयोग होता है और हम लोग जानते हैं कि खारवेल जो थे, वो जैन धर्म के को मानने वाले थे। ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था इसमें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख खारवेल की उत्पत्ति तथा वंश परंपरा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता। इस अभिलेख से हम लोग खारवेल के जन्म कब हुआ, ठीक है? और उनके बाद कौन उनके उत्तराधिकारी हुए, इस प्रकार का कोई विशेष हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट है कि खारवेल को कलिंग का तीसरा शासक बताया गया है इस अभिलेख में। ये हम लोग भी जानते हैं, आगे हम लोग देख लिए इसके बारे में। इसके बाद है कि 15 वर्ष की आयु तक जो है खारवेल जो है युवा राजकुमारों के अनुसार शिक्षा-दीक्षा ग्रहण किए। 15 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा-दीक्षा हर तरह का शिक्षा-दीक्षा को ग्रहण किया और 15 वर्ष की आयु पूरा हो जाने के बाद उनको जो है युवराज बनाया गया। ठीक है? इस प्रकार युवराज के पद पर वे 9 वर्ष तक रहे और जब वह 24 वर्ष की आयु के हो गए, तो उन्हें उनका राज्याभिषेक किया गया और वे राजा बने। राजा बनने के साथ ही उनको ये उपलब्धि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में प्राय पूछा जाता है, ये है कलिंग अधिपति और कलिंग चक्रवर्ती। ठीक है? अब तो वे राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद अब वे
आगे हम लोग देखें कि इससे हम लोग को 2 तरह का जानकारी मिलता है, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, एक है प्रारंभिक जीवन और एक है 13 वर्ष का जो शासनकाल। तो यहाँ तक प्रारंभिक जीवन हो गया, अब यहाँ से जो आता है ये 13 वर्ष का टोटल जो शासनकाल था, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये पहला वर्ष है, ठीक है? पहला वर्ष में क्या होता है कि राजधानी कलिंग नगर में निर्माण कार्य करवाया और इसमें 5 लाख मुद्राएँ वो खर्च किए, ठीक है? राजा बनते ही खारवेल ने जो उनको लगा कि इस ये चीज़ बनाना चाहिए, बहुत सारा जनता के मतलब अपना जनता के सुविधा के लिए बहुत सारा उन्होंने निर्माण कार्य कराया और काफ़ी बढ़-चढ़ कर कराया, 5 लाख मुद्राएँ व्यय की। उसके बाद जो है, दूसरे वर्ष पश्चिम की ओर आक्रमण किया, ठीक है? और सतकर्णी की शक्ति की उपेक्षा करते हुए कुछ राज्यों पर अटैक किया और वे राज्य थे असमक, मूसिक और असिक। इन राज्यों पर जो कि सातवाहन शासक था सतकर्णी प्रथम, ठीक है? वो भी एक बहुत शक्तिशाली शासक था, उनके राज्य पर अटैक किया और इन 3 राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और वहाँ से बहुत ही धन-संपत्ति को लूटकर फिर अपने राज आ गए। फिर जब वो अपने राज आए तो तीसरे वर्ष में अपनी राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक आदि अभिनय द्वारा भारी उत्सव मनाया। मतलब फिर अपने राज्य में खुशियाँ मनाया, बहुत सारा फिर कार्य किया। देखिए चौथे वर्ष में खारवेल ने एक बार फिर पश्चिम की ओर आक्रमण किया और भोजकों तथा अहमदनगर के रठिकों, राष्ट्रिकों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है? चौथे वर्ष उसने पश्चिम की ओर आक्रमण करके भोजकों और रठिकों के बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है? इसके बाद आता है 5वें वर्ष। 5वें वर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य हुआ, जिसमें तनुश्री से एक नहर को अपने राजधानी में ले आया। तनुश्री एक जगह है, जहाँ से एक नहर को अपने राज्य तक उसने ले आया। ये जो नहर था, इसका निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजाओं द्वारा किया गया था। ठीक है? इसी प्रकार हम लोग छठे वर्ष में देखते हैं, तो इस वर्ष 1 लाख मुद्रा व्यय करके खारवेल ने अपनी प्रजा को सुख-सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। देखिए इसमें 1 लाख रुपया खर्च किया और अपने प्रजा के लिए बहुत सारी सुख-सुविधा उपलब्ध कराए। फिर 7वें वर्ष आता है, 7वें वर्ष में खारवेल ने विवाह किया और इसी वर्ष उसने राजसूय यज्ञ भी किया। ठीक है? फिर आता है 8वें वर्ष, 8वें वर्ष में उत्तर दिशा की ओर उसने आक्रमण किया और गोरखगिरी बराबर की पहाड़ियों को भी उसने जीत लिया। ठीक है? अब देखिए जिस समय खारवेल इस तरह का युद्ध कर रहे थे, उसी समय आपका बैक्ट्रिया के यवन राज्य लोग भी भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है? तो ये बैक्ट्रिया लोग उस समय मध्य देश के तरफ आ गए थे और जब ये चीज़ खारवेल को पता चला तो उन्होंने उनके तरफ रुख किया और जैसे ही बैक्ट्रिया के यवनों को पता चला कि खारवेल उनके तरफ आ रहे हैं, तो वे वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो जानते थे कि वे लोग खारवेल का सामना नहीं कर पाएँगे। ठीक है? अब देखते हैं 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को दान दिया, ठीक है? और आगे भी विजय और किस तरह प्राप्त करें, इस प्रकार का उन्होंने और भी रणनीति बनाई, ठीक है? और एक महत्वपूर्ण कार्य था 9वें वर्ष में कि महाविजय प्रसाद, एक महल था महाविजय प्रसाद, भुवनेश्वर में उसका निर्माण कराया था और वो जो महाविजय प्रसाद है, ये प्राची नदी के तट पर बनाया था, ठीक है? इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 10वें वर्ष में गंगा घाटी पर आक्रमण किया, परंतु इसमें कोई विशेष सफलता उसको नहीं मिला। ठीक है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खारवेल ने अपने 11वें वर्ष में दक्षिण की ओर पुनः आक्रमण किया, पिथिंडु को विजय किया, पांड्य शासकों को अपने अधीनता स्वीकार कराई और बोला जाता है कि वहाँ पर गधों से हल जोतवाया। और एक खास बात था इस समय कि तमिल जो क्षेत्र था, वहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने एक संघ बनाया था खारवेल को हराने के लिए, परंतु खारवेल ने तमिल संघ को भी भेदन कर दिया। ठीक है? तमिल संघ को भी उन्होंने हरा दिया। इसी प्रकार देखते हैं 12वें वर्ष इस वर्ष खारवेल ने 2 अभियान किया, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। ठीक है? उत्तर की ओर हाथी घोड़े को गंगा जल में स्नान करवाया। ठीक है? मगध के शासक बृहस्पति मित्र या पुष्यमित्र शुंग, मतलब बृहस्पति मित्र को ही बहुत सारा इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग बोलते हैं कि वही थे।
ठीक है? को अपने चरणों में झुका दिया था। सोचिए कितना बड़ी बात है। पुष्यमित्र शुंग एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, शुंग वंश के संस्थापक थे। उनको अपने चरणों में झुका दिया था खारवेल ने। ठीक है? फिर इस समय और एक उपलब्धि बहुत बड़ा था कि कलिंग के जैन तीर्थकार की पवित्र मूर्ति को वापस ले आया था। ठीक है? ये जो मूर्ति थे, ये क्या था? कलिंग जिन या ऋषभ देव का ये मूर्ति था। ये मूर्ति जो है नंद राजाओं द्वारा मगध ले गया था। उसको फिर से उस जगह से अपने राज्य में लाया। इसी प्रकार ये तो उत्तर वाला हो गया। अब दक्षिण भारत में जो आक्रमण किया उसमें देखिए पांड्य राज पर जल व थल दोनों मार्गों से हमला किया था। पांड्य नरेश को अपने अधीनता मनवाया, ठीक है? और वहाँ से मणियों का उपहार मिला उनको। तो ये 12वें वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें काम था। पहला था पुष्यमित्र शुंग या बृहस्पति मित्र को अपने अधीनता स्वीकार कराया, ठीक है? वहाँ से मूर्ति कुछ लाया, कलिंग जिन ऋषभ देव का मूर्ति को लाया, ठीक है? और अब देखते हैं 13वां वर्ष जो है, ये 13वां वर्ष जो है खारवेल के शासनकाल का अंतिम वर्ष था। इसमें उन्होंने विभिन्न जैन मंदिरों का निर्माण कराया। कुमार पहाड़ी या उदयगिरी, खंडगिरी पर जैन भिक्षुओं का निवास गृह बनवाया। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने खारवेल का प्रारंभिक जीवन और 13 वर्ष का जो उनका शासनकाल था, उनके बारे में देखा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। इसी तरह और भी वीडियो आप लोगों के पास लगातार हम लोग लाते रहेंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।